तो जिसमें आपने सामान्य मनोविज्ञान पढ़ लिया। अब हमें मानव शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान का परिचय पढ़ना है, जिसमें हमें कोशिका, सेल, टिश्यूज, अंग एवं अंग तंत्र का परिचय पढ़ना है। कोशिका का आधारभूत शरीर क्रिया विज्ञान किस तरीके से फंक्शन करता है, सेल का फंक्शन, राइट। कोशिका परिचय, सेल्स। उसके बाद कोशिका के अंग क्या होते हैं, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली के द्वारा जो पदार्थ एवं जल का संचलन होता है, उसके बारे में पढ़ना है। और जैव विद्युत क्षमता। उसके बाद हम मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम पे पहुंचेंगे, जिसमें कंकाल, समस्त अस्थियों के नाम, संधियां एवं मांसपेशियां, जो मसल्स होती हैं, कार्टिलेजेस होते हैं, टेंडन्स होते हैं, और जो लिगामेंट्स होते हैं, इनके बारे में पढ़ना है। अस्थियों एवं संधियों के प्रकार एवं कार्य, मेरुदंड, मांसपेशियां एवं उसके कार्य, राइट। कंकाल पेशियां, कंकाल पेशी के गुण एवं उसके कार्य, हमें ये पढ़ना है। फिर मांसपेशीय संकुचन एवं शिथिलीकरण, कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन। पेशी जो पेशी स्नायु संधि स्थान जो होते हैं, सर्कोटिबुलर तंत्र, चिकनी पेशी जो होती हैं, संकुचन की क्रिया भी, राइट। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, पाचन एवं उत्सर्जन तंत्र, डाइजेस्टिव एवं एक्सक्रिएटरी सिस्टम, राइट, जिसमें हमें पढ़ना है पाचन तंत्र की संरचना, क्या संरचना होती है इसकी, राइट। उसके बाद हमें देखना है उसके कार्य क्या है, पाचन संस्थान, आहार नाल जो होता है, उसकी सामान्य रचना क्या है, आमाशय का जो स्राव है, फिर पेनक्रियाज के जो स्राव है, राइट, जो सिक्रिएशन होती है आमाशय, राइट, गतिशीलता संबंधी किस तरीके से होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पैरास्टाइलिस पैस्टेलाइसिस और आमाशयिक एवं अंतरीय हार्मोन जो होते हैं, उसके बारे में, इंटेस्टाइनल। फिर उसके बाद ब्रेक की क्रियाविधि, ब्रेक की संरचना, नेफ्रॉन, ब्रेकाणु। उसके बाद ग्लोमेरुलस जो फिल्ट्रेशन है, उसके बाद उसमें अब्सॉर्प्शन किस प्रकार होता है, स्राव। फिर मूत्र का जो सांद्रीकरण है, और तनुकरण क्रियाविधि, डायलिसिस क्या होता है, उसके बारे में। फिर तंत्रिका तंत्र में हमें न्यूरॉन्स की संरचना एवं कार्य पढ़ना है। तंत्रिका तंत्र के विभिन्न उपांग एवं उनके कार्य क्या है, ग्रंथियों के प्रकार, अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि, महत्वपूर्ण अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी ग्रंथियां, हार्मोन्स के प्रकार एवं कार्य। फिर आपको संवेदी तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें प्रेरक तंत्रिका, तंत्रिका तंत्र के उच्चतर कार्य क्या है, स्नायु संधि क्या है, प्रत्यावर्ती क्रिया, सेरेब्रो स्पाइनल जो फ्लूइड होता है, उसके बारे में पढ़ना है। रक्त मस्तिष्क एवं रक्त, सेरेब्रो स्पाइनल द्रव्य अवरोध क्या होता है। उसके बाद हार्ट के बारे में हमें पढ़ना है, रक्त परिसंचरण, राइट, तंत्र एवं श्वसन तंत्र, जिसमें श्वसन तंत्र हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। हृदय रक्त परिवहन एवं श्वसन तंत्र के विभिन्न अवयव एवं कार्य पढ़ना है। रक्त परिवहन तंत्र, हृदय की क्रियात्मक संरचना, हृदय पेशी के विशेष गुण। उसके बाद हृदय की क्रियाविधि, किस प्रकार हार्ट वर्क करता है। प्रवाह तंत्र, हृदय चक्र में कितना दबाव आने वाले जो डायस्टोलिक प्रेशर है, राइट, और कोशिकाओं के परिवहन, धमनी एवं सिरा में रक्त दाब क्या होता है, प्रेशर ऑफ ब्लड। उसके बाद जो आपका लंग रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसके कार्य, वायु जो, एयर जो फिर ब्लड में जो मिलता है और बाहर निकलता है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, राइट। इसका नियंत्रण, गैसों का परिवहन किस तरीके से होता है, हाइपोक्सिया क्या होता है, राइट। उसके बाद कृत्रिम अवसन एवं फेफड़ों के गैस श्वसनित कार्य जो होते हैं। फिर हमें पढ़ना रोग प्रति इम्यूनिटी सिस्टम, जिसके बारे में तंत्र, रोग प्रतिरक्षा तंत्र के विभिन्न अंग, अवयव एवं कार्य। और प्रजनन तंत्र हमें पढ़ना है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्त्री एवं पुरुष जननांग की संरचना। ये हमें पूरा डिटेल में पढ़ना है। क्लियर है। तब मोस्ट ऑफ लोग ऐसे होंगे जो हिंदी में कंफर्टेबल नहीं है। कौन कौन है जो हिंदी में कंफर्टेबल है, हैंड्स अप करें। और कौन ऐसे हैं जिन्होंने कभी पहले हिंदी में नहीं पढ़ा, सिर्फ इंग्लिश में। ठीक है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी हम जानते हैं मोस्टली इंग्लिश में ही पढ़ते हैं। हिंदी में कुछ वर्ड्स को समझना इजी नहीं होता है, राइट। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिसको आप समझने में परेशानी होती है, राइट। तो
पिछली बार जो पीपीटी था वो पूरा इंग्लिश में था। लास्ट टाइम जो मैंने किया था उसमें हिंदी इंग्लिश थोड़ा था। और इस बार मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों रखा है, राइट। तो हम जो पढ़ेंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे। मैं मोस्टली कोशिश करूंगा इंग्लिश में, बट ट्रांसलेशन मैं हिंदी में कर दूंगा जिससे कि बाकियों को भी समझने में ईजी हो, राइट। और ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो मोस्टली ऐसे रहते हैं जो आर्ट्स फील्ड से होंगे, जिन्होंने पहले साइंस 10th में पढ़ा होगा, उससे पहले ही पढ़ा होगा 10th तक, राइट। उसके बाद उन्होंने नहीं पढ़ा। तो इसलिए मैंने इस तरीके से बनाया है ताकि जो हमारे मेन पॉइंट्स हैं हम उनको पढ़ सके, ना कि हमें पूरा बायोलॉजी फील्ड में जाना है कि पूरा सिस्टम हमें उस तरीके से जानना है। क्लियर है। और मैं बीच बीच में ये चीज आपको बताता भी रहूंगा कि क्या इंपॉर्टेंट है और कहाँ से क्वेश्चन आए हैं, और लास्ट में हम एमसीक्यू की तरफ जाएंगे। क्लियर हो गया सभी को। स्टार्ट करें। ओके। बाकी आपके जो भी क्वेश्चन हो आप उसको लिख के रखिएगा, या बीच में ऐसा लगता है कहीं पे तो आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। क्लियर है। बट थोड़ा सा कोशिश करेंगे डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। एक एक करके पूछिएगा। शरीर रचना विज्ञान एवं शरीर क्रिया विज्ञान, राइट। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अगर हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी की बात करें तो क्या होता है इसमें, हमें क्या हम क्या स्टडी करते हैं मोस्टली। इसमें शरीर की रचना एवं उसके विभिन्न अंगों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। एक तो शरीर के विभिन्न अंग जो हो गए और उसके बीच क्या संबंध है, क्या कोऑर्डिनेशन है, किस तरीके से वर्क कर रहा है, इसकी रचना का, इसके संबंधों का अध्ययन किया जाता है। शरीर क्रिया विज्ञान फिजियोलॉजी, इसमें शरीर में उत्पन्न होने वाली क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। फिजियोलॉजी में क्या करते हैं हम, जो बॉडी में फंक्शंस हो रही है, राइट, किस प्रकार फंक्शन हो रहा है उसका अध्ययन हम करते हैं फिजियोलॉजी में। हमारा शरीर असंख्य सूक्ष्म कोशिकाओं जो सेल्स हैं उससे मिलकर बना हुआ है, जिन्हें हम सूक्ष्म दर्शक यंत्र माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखा जा सकता है, राइट। जिसे हम किसके द्वारा देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं, डायरेक्टली इसे देखा नहीं जा सकता। इन्हें जीवन की इकाई भी क्या कहा जाता है, राइट। इन्हें क्या कहा जाता है, जीवन की इकाई कहा जाता है, क्योंकि प्रत्येक कोशिका, जो एवरी सेल, जो प्रत्येक कोशिका है, जो सेल है, में जीवन की सभी क्रियाएं संपन्न होती है, राइट। मोस्ट ऑफ फंक्शंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, किसमें संपन्न होती है, सेल्स में, राइट। शरीर में कोशिका सेल विभाजन के फलस्वरूप अनेक कोशिकाएं बन जाती हैं। कोशिका विभाजन होता है, सेल्स जब ये विभाजन होता है इसका, अलग होते हैं, तो क्या होते हैं, अनेक कोशिकाएं बन जाती हैं, राइट। समान गुणों वाली कुछ तो ऐसी होती हैं जिनके गुण समान होते हैं, एक ही आकार की, कुछ एक ही आकार की होती है, तथा एक ही कार्य करने वाली कोशिका जो होती है, राइट। कई सारे मिलकर जो एक ही कार्य कर रही होती है, एक ही कार्य को संपन्न कर रही होती है, एक ही कार्य को कंप्लीट कर रही होती है, उसे क्या कहा जाता है, ऊतक टिश्यू कहते हैं। क्लियर है। टिश्यू क्या है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, जिसमें कई सारे सेल्स आपस में मिलकर क्या करती हैं, टिश्यू का निर्माण करती हैं, टिश्यूज क्रिएट करती हैं। अगर अब हम बात करें कोशिका सेल्स की संरचना की, प्रकार एवं कार्य, राइट। हम क्या देखेंगे, सेल्स की संरचना क्या होती है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, और उसके कार्य क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं सेल्स के। क्लियर है। जीवन की मूलभूत इकाई सेल क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ, राइट। जैसे हमने देखा ना न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स क्या होता है, किसी वस्तु के जो निर्माण होता है तो उसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सबसे बेसिक इकाई होते हैं। तो इसी तरीके से जो जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, सेल, जिसमें सारे बेसिक फंक्शन होते हैं। मानव शरीर असंख्य सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर बना है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सेल कहा जाता है, राइट। जिसे कोशिकाएं और सेल भी कहा जाता है। कोशिका शरीर का सूक्ष्मतम रूप है, क्या है, सबसे सूक्ष्मतम, माइक्रो, राइट। यह शरीर की एक मूलभूत रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, राइट।
संरचना है, रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो स्वतंत्र रूप से जीवन की क्रियाओं को चलाने की क्षमता रखती है। स्वतंत्र रूप से, राइट। इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ये स्वतंत्र है, राइट, इंडिपेंडेंट है। ये अपने अकॉर्डिंग ही क्या करती है, फंक्शंस, जो लाइफ में फंक्शंस, आपकी बॉडी में जो फंक्शंस हो रही है उसको चलाती है। शरीर के विभिन्न अंगों की कोशिकाओं में भिन्नता होती है, राइट। जो कोशिकाएं होती है वो डिफरेंट हो सकते हैं, परंतु समस्त कोशिकाओं की मूलभूत संरचना एक समान ही होती है। सेल्स की जो स्ट्रक्चर होता है, अगर हम उसकी बात करें तो मोस्टली ये एक जैसी ही होती है, ज्यादा डिफरेंट इनमें नहीं होता है। ये इतनी सूक्ष्म होती हैं कि इन्हें बिना माइक्रोस्कोप के देखा देखना देख सकना संभव नहीं है, राइट। ये इतनी छोटी होती हैं कि इसे बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देखा जाता है। इन्हें स्ट्रेन करने के पश्चात स्लाइड पर स्थित करके ही देखा जा सकता है, राइट। जब हमने देखा है कि जो माइक्रोस्कोप में देखते हैं, किसके ऊपर देखते हैं, स्लाइड के ऊपर मोस्टली इसको रख के देखा जाता है। स्टेन करने से कोशिका के भिन्न भिन्न भाग भिन्न भिन्न रंग ग्रहण कर लेते हैं तथा सभी भाग स्पष्ट एवं एक दूसरे से भिन्न दिखाई देने लगते हैं, राइट। जब उस पे इसको फैलाया जाता है तो उससे क्या होती है, उसके भिन्न भिन्न जो अंग है वो अलग अलग दिखाई पड़ने लगते हैं, राइट, और उनके कलर भी भिन्न भिन्न दिखाई देने लगते हैं। कोशिका की रचना के अंतर्गत कई एक सम्मिलित अंग हैं। इन्हें अंगों, बॉडी के सामूहिक रूप को क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, राइट। इसमें क्या होता है, कोशिका में कई सारे अंग, कई सारी क्या है, बॉडीज है। कोशिका के अंदर भी कई सारी बॉडीज है। जैसे हमारे बॉडीज में भी, हमारे बॉडी में कितने सारे अंग है, बहुत सारे अंग है, राइट। लीवर हो गया, स्टमक हो गया, लंग्स हो गए। उसी तरीके से जो सेल है, सेल वैसे तो बहुत छोटा है, लेकिन इसके अंदर भी कई सारी बॉडीज है, कई सारे ऑर्गन्स है जो सेल के अंदर वर्क कर रही है। और जो लंग्स वर्क कर रहा है, बाकी चीजें वर्क कर रही हैं, वही वर्क कहीं ना कहीं सेल्स के अंदर भी हो रहा है। जो फंक्शंस हो रहे हैं वो किसके अंदर होंगे, मोस्टली सेल्स के अंदर। क्लियर। कार्यों की विभिन्नता के कारण, देखिए डिफरेंट वर्क्स है, कारण कोशिकाओं के आकार एवं आकृति में अंतर होता है, राइट। कोशिका अलग अलग वर्क करती है, सारी कोशिका एक ही वर्क नहीं करती है। तो इनके जो आकार है वो भी डिफरेंट होते हैं, और इनकी जो आकृति है, स्ट्रक्चर है, वो भी देखने में भी ये अलग होते हैं। परंतु कुछ रचनात्मक विशिष्ट गुण उन सभी में समान रहते हैं, राइट। सम जो कुछ रचनात्मक जो क्रिया जो रचना हुई है उनकी जो विशिष्ट गुण है कुछ अलग से हैं, वो क्या होते हैं, सभी में एक समान होते हैं। क्लियर है। अब देखिए कोशिका की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल की बात करें तो इसको हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं स्टार्टिंग में। फर्स्ट जिसको कहते हैं कोशिका कला या भित्ति, सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल, राइट। सेकंड होता है कोशिका द्रव जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और थर्ड होता है न्यूक्लियस, केंद्रक, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेल का, न्यूक्लियस। सभी को दिखाई दे रहा है या कुछ बड़ा करना है या छोटा करना है, क्लियर है। तो ये चीजें क्लियर हो गई। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। उसके बाद फिर साइटोप्लाज्म के बारे में देखेंगे और न्यूक्लियस के बारे में देखेंगे। ठीक है। अगर हम सेल की बात करें तो यहाँ पे आपको सेल का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, पिक्चर दिख रहा है सभी को सेल का, जिसमें आप देखेंगे न्यूक्लियस सेंटर में है, राइट। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आप साइटोप्लाज्म देख सकते हैं जो द्रव है, राइट। उसके बाद साइटोस्केलेटन, फिर राइबोसोम्स, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, फिर यहाँ पे देखिए लाइसोसोम जो येलो कलर का है, और फिर गोल्गी बॉडी। ये सेल्स के अंदर की स्ट्रक्चर है, ये आपको ये सेल्स के अंदर दिख रहा है। जो सेल्स को जूम करने के बाद
जो स्ट्रक्चर दिखता है वो क्या दिखता है, वो ये दिखता है। क्लियर है। अब हम देखते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन क्या है? यह एक पतली झिल्ली है, राइट, जो कोशिका की सबसे बाहरी आउटर मोस्ट परत को बनाती है। जो सबसे आउटर मोस्ट परत होती है सेल की, उसको क्या कहा जाता है? सेल मेम्ब्रेन। इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, राइट। सेल मेम्ब्रेन को भी ही क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यह क्या है? बसा, लिपिड, जिसे हम क्या कहते हैं? लिपिड, बसा, प्रोटीन तथा लवणों की दो परतों वाली झिल्ली, राइट। क्या होती है? एक तो बसा होता है, इसमें प्रोटीन है, और लवण, राइट, की दो परत, टू लेयर्स होती हैं इसकी, जो कि किसका निर्माण करती हैं? सेल मेम्ब्रेन, राइट। इसकी उत्पत्ति इसे साइटोप्लाज्म से होती है, राइट। साइटोप्लाज्म क्या है? कोशिका द्रव्य जिसको हम कहते हैं, कोशिका के अंदर जो फ्लूइड होता है, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। कोशिका कला से ही समस्त कोशिकाओं से अलग रहते हैं, राइट। कोशिका कला जो होती है, उसी से क्या होता है? ये जो कोशिकाएं हैं, वो क्या होती हैं? एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, अलग अलग रहती है, चिपकती नहीं है एक दूसरे में। परंतु कोशिका कला इतनी सूक्ष्म होती है तथा समीपस्थ कोशिका की भित्ति से इतना अधिक सट जाती है कि दोनों कोशिका के मध्य केवल एक भित्ति ही दिखाई देती है, राइट। जो एक वॉल है, सिर्फ वही दिखाई पड़ता है, और कुछ ज्यादा दिखाई नहीं पड़ता। ये इतनी चिपकी हुई होती है आपस में, राइट, ये सटे हुए होते हैं। यह पारदर्शी तथा अर्ध पारगम्य होती है। क्या होती है? पेरी पेरिमेबल होती है, राइट, जिसको आर पार देखा जा सकता है, सेमी। क्लियर है? इसके बीच से आर पार देखा जा सकता है। अगर हम बात करें तो कोशिका कला के कार्य, कोशिका कला के कार्य क्या होते हैं? इसका जो वर्क है मोस्टली क्या होता है? कोशिका की कोमल संरचनाओं की रक्षा करती है। जो कोशिका के जो अंदर जो कोमल जो संरचनाएं हैं, राइट, कोशिका के भीतर जो सेल्स, जो सेल बॉडी है, उसकी रक्षा करने का काम करती है कौन? ये कोशिका कल, जो सेल मेम्ब्रेन, राइट। बाह्य उत्तेजनाओं को ग्रहण करने का काम करती है, राइट। बाहर से जो उत्तेजनाएं आ रही हैं उसको ग्रहण करने का, एब्जॉर्ब करने का काम करती है। इससे होकर कोशिका रक्त से पोषक तत्व क्या क्या हो गए? जैसे ऑक्सीजन हो गया, राइट, ग्रहण करती है। और त्याज्य पदार्थ क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती है। ये फंक्शन कहाँ पे होता है? सेल्स के अंदर। जब हम देखेंगे आप रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो उसमें हम देखेंगे किस तरीके से ये एक्सचेंज होता है सेल्स के अंदर। क्लियर है? इससे होकर कोशिका के शरीर से विकारों का निष्कासन होता है, जो एक्सक्रेटरी मटेरियल है उसका बाहर छोड़ दिया जाता है। वस्तुतः कोशिका के भीतर बाहर आने जाने वाले पदार्थों, जैसे क्या हो गया? जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूकोज आदि पर कोशिका कला का पूर्ण नियंत्रण रहता है। सेल मेम्ब्रेन का क्या होता है? पूरा कंट्रोल रहता है। क्लियर है? इस प्रकार यह जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म की रासायनिक संरचना को बनाए रखने में सहायक होती है। जो प्रोटोप्लाज्म की जो रासायनिक संरचना, राइट, केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल संरचना है, उसको क्या करती है? बनाए रखती है, उसको नियंत्रित करती है। क्लियर है? क्लियर हुआ? इसका वर्क क्या है? अब इस देखते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्या है? साइटोप्लाज्म। ये देखिए, साइटोप्लाज्म जो लिक्विड है, इस लिक्विड का काम क्या होता है? केंद्रक न्यूक्लियस के अतिरिक्त कोशिका के भीतर के समस्त भाग को कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म कहते हैं। सिर्फ न्यूक्लियस को छोड़ के बाकी जितना पार्ट है, पूरा भाग
उसको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। राइट, जो फ्लूइड है सेल्स के अंदर, जो है फ्लूइड है, उसी को हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। कोशिका का जीवन इसी साइटोप्लाज्म पर आधारित है। राइट, कोशिका का जीवन किस पे आधारित होता है? सेल्स के साइटोप्लाज्म के ऊपर। एवं इसी पर कोशिका की समस्त मूलभूत जीवन क्रियाएं, वृद्धि, जैसे आपका वृद्धि होना, ग्रोथ होना, ठीक है, श्वसन, फिर गतिशीलता, मूवमेंट, पाचन हो गया, डाइजेशन हो गया, उत्सर्जन हो गया, एक्सक्रिएशन हो गया, चयापचय मेटाबॉलिज्म हो गया, उत्तेजनशीलता हो गई, तथा प्रजनन आदि निर्भर करती है। ये सारा वर्क किस पे डिपेंड करता है? साइटोप्लाज्म के ऊपर। क्लियर हुआ? जीविता अवस्था में, जब तक हम जीवित है, लिविंग में, साइटोप्लाज्म में अनेक रासायनिक क्रियाएं अति तीव्र गति से होती रहती हैं। इसमें काफी सारे केमिकल्स फंक्शंस जो होती हैं वो होती रहती हैं, जिसके फलस्वरूप कोशिकाएं जीवित रहती हैं। इसी के थ्रू जो सेल्स होती हैं क्या होती हैं? लिविंग होती हैं, जिंदा रहती हैं। अगर ये क्रियाएं ना हो तो सेल्स क्या हो जाएगी? डेड हो जाएगी। जीवित अवस्था की बात करें तो साइटोप्लाज्म की रचना देखना असंभव होता है। राइट, जीवित अवस्था में इसकी जो साइटोप्लाज्म है, इसकी संरचना को देखना असंभव है। अतः इसके गठन का कुछ पता नहीं लगता है। राइट, इसके गठन, किस तरीके से इसका निर्माण हो रखा है, किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, उसका पता मुश्किल है लगाना, क्योंकि ये जीवित में देखना असंभव है। इसको हमने पढ़ा था ना, आप लोगों ने सभी ने पढ़ा होगा कि सेल्स की जो संरचना है, जो सेल्स की जो मोस्टली अगर हम उसको जांच करें तो वो डेड हो जाती है। यस या नो? तो उसकी क्रियाओं को जानना मुश्किल है। राइट, यदि इसके विश्लेषण करने का प्रयत्न किया जाए तो यह नष्ट हो जाता है। अगर इसको आज आप एक्सप्लोर करने की कोशिश करें तो ये क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है, डेड हो जाता है। और इसमें कुछ रासायनिक परिवर्तन हो जाते हैं। क्लियर है? कुछ केमिकल रिएक्शन इसमें हो जाता है, केमिकल चेंज हो जाता है। इसके नष्ट हो जाने पर समस्त जैविक क्रियाएं रुक जाती है। अब जब सेल डेड हो गया, साइटोप्लाज्म डेड हो गया, तो क्या होगी? जो बाकी क्रियाएं हो रही थी, जो फंक्शंस हो रहा था, वो क्या होती है? डेड हो जाती है। क्लियर है? जिसके फलस्वरूप क्या होता है? प्राणी की मृत्यु हो जाती है। क्लियर है? कोशिका के साइटोप्लाज्म में कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं? ऑर्गेनिक मैटर्स, जैसे क्या क्या? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जो दो प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। घुलनशील कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से हैं? कल पढ़ा था आप लोगों ने, याद है? ग्लूकोज, माल्टोज, सुक्रोज, याद आया? यस सर। और अघुलनशील, घुलनशील क्या हुआ? जो सॉल्युबल है। और जो सॉल्युबल नहीं है उसमें कौन कौन से हैं? स्टार्च, जैसे ग्लाइकोजेन एवं सेलुलोज। ये दो क्या है? अघुलनशील फाइबर, जो कार्बोहाइड्रेट, ये सॉल्युबल नहीं है। क्लियर हुआ? ये याद रखिएगा। इसमें क्या है? वसा, फैट भी पाया जाता है, अकार्बनिक पदार्थ, इनऑर्गेनिक मैटर भी हैं। जैसे क्या क्या हो गया इनऑर्गेनिक में? फॉस्फेट, फिर क्लोराइड हो गया, कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम भी क्या होते हैं? इसमें रहते हैं, साइटोप्लाज्म। राइट, इसमें विभिन्न प्रकार के विटामिन, पेप्सिन तथा ट्रिप्सिन आदि एंजाइम भी पाए जाते हैं। क्लियर है? उपयुक्त समस्त पदार्थ साइटोप्लाज्म के अजीवित नॉन लिविंग भाग है। ये लिविंग नहीं है। क्लियर है? ये नॉन लिविंग है, जिन्हें निर्जीवा आवास द्रव्य, साइटोप्लाज्मिक
इंक्लूजन्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन। क्लियर है? साइटोप्लाज्म में कुछ सक्रिय रचनाएं भी होती हैं। साइटोप्लाज्म में क्या होती हैं? कुछ सक्रिय जो एक्टिव होती हैं संरचनाएं भी होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? सक्रिय अंगक, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स, जिनकी उपस्थिति समस्त कोशिकाओं में होना अनिवार्य है। अगर ये नहीं होगी तो क्या होगा? फंक्शंस कैसे होंगे? पॉसिबल है क्या? नहीं होंगे, क्योंकि सक्रिय अंगक ही तो फंक्शंस को कंट्रीब्यूट करेंगे ना, उसके बिना तो नहीं हो सकता है। तो ये क्या करते हैं, इसका होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए, इसको कहते हैं मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स, राइट? मेम्बर्स, मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स, जिसमें क्या क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जस्ट अ सेकेंड। ठीक, तो हम देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट? जो मेम्ब्रेनस जो ऑर्गेनल्स होते हैं उसमें क्या क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट? उसके बाद होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर गोल्गी apparatus, जिसको हम और या कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जिसको गोल्गी बॉडी भी कहते हैं। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, फिर लाइसोसोम, राइट? सेकंड में अगर हम देखें, ये किसके अंदर आता है? मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स के अंदर, राइट? फिर साइटोप्लाज्मिक राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोसोम, जिसको हम कहते हैं आरएनए। उसके बाद सेंट्रोसोम होता है, फिर फिब्रिल्स होते हैं, फिलामेंट्स हैं, फिर टिब्यूल्स होते हैं जिसको नलिकाएं कहा जाता है, राइट? प्लाज्मोसिन, वैक्यूल्स, ग्रैन्यूल्स, राइट? एंड मेम्ब्रेनस और ऑर्गेनल्स। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर है? ये सारी चीजें किसके अंदर होती हैं? सेल्स के अंदर का भाग है ये सारा कुछ, राइट? ये सारी चीजें सेल्स के अंदर होती हैं। अब हम एक एक करके देखेंगे कि सबका काम वर्क क्या होता है। सबसे पहले अगर हम देखें तो कलामय अंगक, जिसको हम कहते हैं मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स, राइट? मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स, जिसका सबसे फर्स्ट क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक साइटोप्लाज्म में विद्यमान कलामय नलिकाएं, क्या जो कलामय नलिकाएं होती हैं, जो कलामय नलिकाएं जो होती है, मेम्ब्रेन्स जो कैनाल्स होते हैं, कि जाल के समान एक संरचना है, राइट? या दो प्रकार की होती है मोस्टली। अगर हम बात करें साइटोप्लाज्म में विद्यमान विद्यमान क्या है? मेम्ब्रेनस जो कैनल होती है, दो प्रकार की होती है। या तो ये रफ हो सकती है, जिसकी जो सतह होती है, जिसका जो सरफेस होता है, क्या होता है? रफ होता है। और स्मूथ होती है, राइट? और रुक्ष सतह वाली जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है? पर राइबोसोम के कण पंक्तियों में सटे रहते हैं। जो राइबोसोम होती है वो कहाँ पे चिपके होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे। चिकनी जो होती है, जो चिकनी होती है, राइट? मुख्य सतह वाली एंडोप्लाज्मिक प्लाज्मिक जो रेटिकुलम पर राइबोसोम होता है, ठीक। उसके बाद चिकनी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो होते हैं, वो लिपिड एवं स्टेरॉइड्स हार्मोन का संश्लेषण या निर्माण होता है। स्टेरॉइड का निर्माण कहाँ पे होता है? जो चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसमें होता है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आप ध्यान देंगे। तो अगर हम स्टेरॉइड हार्मोन्स का जो संश्लेषण और निर्माण कहाँ होता है? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। क्लियर है? लिपिड और स्टेरॉइड हार्मोन ये यहाँ पे बनते हैं। इसका संबंध कुछ औषधियों के निर्विषीकरण डिटॉक्सिफिकेशन से भी होता है, राइट? जो औषधियां हैं, उसका डिटॉक्सिफिकेशन से का भी काम यहाँ होता है।
ये पेशीय कोशिका जो मसल सेल है में आवेग जो इम्पल्स होता है का संवहन करती है, राइट। यकृतीय क्या है, जो आपकी लीवर है, राइट। लीवर कोशिका में, लीवर जो सेल्स है में प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण का कार्य करती है तथा आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड को स्रावित करती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण स्राव कौन करता है, कहाँ से होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कौन सा वाला है? स्मूथ वाले, इनके थ्रू होता है। क्लियर है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्लियर हुआ? क्या क्या वर्क है इसका? लैपटॉप से जुड़ा हूँ तो बोलिएगा, ठीक है, क्योंकि हम नहीं देख पाऊँ। क्लियर हुआ वेदन जी, क्या वर्क है? और समझिएगा ना मेरी? सर। जी सर, आ रही है और क्लियर भी है सर। क्लियर होगा ना? जो तीन चीजें हमें इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, वो यहाँ पे क्या क्या ध्यान रखना है? एक तो स्टेरॉइड हार्मोन्स का संश्लेषण कहाँ पे होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वो भी स्मूथ वाली। दो होती है, रफ और स्मूथ। तो स्मूथ वाले में ही इसका होता है, संश्लेषण होता है स्टेरॉइड का। डिटॉक्सिफिकेशन का काम यहाँ होता है। उसके बाद आपका जो लीवर जो के जो सेल्स है, राइट, जो आपके मसल सेल है, उसमें जो इम्पल्स जनरेट होता है वो भी यहीं से होता है। उसके बाद आपका लीवर में जो सेल्स है, उसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जो संग्रहित होता है, संश्लेषण होता है, वो भी कार्य एंडोप्लाज्मिक प्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। और जो आमाशय, स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो सिक्रेशन होता है, वो भी यहीं से होता है। क्लियर है? जी सर। ये पिक्चर दिख रही है आप लोगों यस को? सर। जी ये सर। पिक्चर किसकी है? ये जूम किया जाए अगर माइक्रोस्कोप से तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ इस तरीके का दिखता है, जिसमें राइबोसोम है ऊपर। हमने अभी देखा था ना, राइबोसोम कहाँ पे होता है? जो रफ वाली सतह है, रफ वाला जो सरफेस है, इसके ऊपर। क्लियर है? उसके बाद न्यूक्लियस जो एनवलप होता है, फिर इसके बीच में न्यूक्लियस है, फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और यहाँ पे देखिए ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी उत्तर, ठीक है, गोल्गी apparatus। अगर हम गोल्गी बॉडी की बात करें तो यह साइटोप्लाज्म में स्थित कलाओं, राइट, जो साइटोप्लाज्म में जो मेम्ब्रेन है का एक समूह है, राइट। साइटोप्लाज्म के मेम्ब्रेन का ही एक समूह है, जो भौतिक रूप से क्या होता है, फिजिकली में, एवं क्रियात्मक रूप से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संबंध होता है। किससे कनेक्टेड होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। यह प्राय क्या करता है, कोशिकाओं के केंद्रक न्यूक्लियस के समीप स्थित होता है। गोल्गी कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस के साथ में लगा होता है, बिल्कुल पास में। इनकी रासायनिक संरचना में लाइपोप्रोटीन अधिक रहता है, राइट। इनकी संरचना की बात करें तो इसमें क्या होता है? लाइपोप्रोटीन काफी ज्यादा होता है। और गोल्गी उपकरण का संबंध कोशिका की रासायनिक क्रियाओं, जैसे सिक्रिएशन की क्रिया से है। जो सिक्रिएशन होता है मोस्टली वो गोल्गी के थ्रू होता है। यह ग्लाइकोप्रोटीन स्राव के पॉलीसेकेराइड अंश का संश्लेषण भी करता है। ग्लाइकोप्रोटीन जो सिक्रिएशन होता है, उसमें जो पॉलीसेकेराइड का जो अंश होता है, उसका संश्लेषण का काम भी करता है। क्लियर है? इसका आकृति, अगर इसकी आकृति की बात करें, आकार की बात करें, इसकी आकृति, आकार एवं स्थिति समस्त कोशिका की सक्रियता मानव जीव विज्ञान एवं योग के अनुसार बदलती रहती है, राइट। इससे अगर आकार की बात करें तो ये चेंज होता रहता है, एक जैसा नहीं होता है, राइट। कितना सक्रिय है नहीं है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि इसका साइज क्या होगा। कोशिका में उत्पन्न हुए स्रावी उत्पाद इसी गोल्गी उपकरण में एकत्रित होते हैं, राइट। कोशिका में जो सिक्रेशन होता है
वो कहाँ होता है, स्टोर होता है गोल्गी में। तथा कोशिका कला, सेल मेम्ब्रेन जो हमने पढ़ा था, तक ले जाकर इन्हें बाहर छोड़ दिया जाता है। सिक्रेशन कहाँ होता है, गोल्गी में। उसके बाद गोल्गी से कहाँ जाता है, कोशिका कला तक, सेल मेम्ब्रेन तक, और इसको फिर बाहर रिमूव कर दिया जाता है। क्लियर। अब हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। राइट, माइटोकॉन्ड्रिया जो कि सेल का ही एक भाग है। साइटोप्लाज्म में विभिन्न आकारों की अनेकों छोटी छोटी रचनाएं, अंडाकार या रॉड के समान रचनाएं चारों ओर बिखरी रहती हैं। किस टाइप की होती हैं, या तो एग टाइप की संरचना होती है या रॉड टाइप की, जिन्हें क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। जीवित कोशिका जो लिविंग सेल है उसमें क्या होती है, ये मूव करती रहती है इधर उधर। इनकी संख्या तथा आकार में परिवर्तन होता रहता है, चेंज होता रहता है ये, और ये विभाजित भी हो जाता है। राइट, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, विभाजित हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। कभी कभी ये समूह रूप में एकत्र रहते हैं, राइट, तथा कभी कभी बिखरे से रहते हैं। कभी एक साथ रहते हैं या कभी कभी डिफरेंट अलग अलग भी रहते हैं, क्योंकि ये कोशिका के भीतर पचकर आए हुए भोजन को, राइट, कोशिका के भीतर जो डाइजेस्ट होकर जो फूड पहुंचा है, भोजन का ऑक्सीकरण करके उसकी संग्रहित ऊर्जा को विमुक्त कर, राइट, उसकी ऊर्जा को क्या करते हैं, विमुक्त करके एटीपी में संग्रहित करते हैं। राइट, किसमें संग्रहित करते हैं, एटीपी में। किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। क्लियर है। जिससे कोशिका को विभिन्न अंग जो सेल रेस्पिरेशन के लिए उत्तरदायी होता है, इनका प्रोटीन संश्लेषण तथा लिपिड जो मेटाबॉलिज्म के साथ भी संबंध होता है। किसके साथ, प्रोटीन का सिंथेसिस करना और लिपिड का मेटाबॉलिज्म कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लाइसोसोम। राइट, लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है, लाइसोसोम साइटोप्लाज्म में स्थित कलामयी स्फटिकाएं, मेम्ब्रेस वेसिकल्स होती है। किसमें, साइटोप्लाज्म में, जो अंडाकार या गोलाकार एंजाइम्स उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, एंजाइम्स क्रिएट करते हैं, जो कोशिका के भीतर क्या करता है, सेल के अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट एवं न्यूक्लिक एसिड, राइट, आरएनए और डीएनए के बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में खंडित कर देते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, जो बाद में क्या करते हैं, जो बाद में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा ऑक्सीकृत होते हैं। राइट, इसके बाद क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो उसमें ऑक्सीजन मिक्स करता है। किन्हीं विशेष परिस्थितियों में लाइसोसोम अपने अंतर पदार्थ को भी पचा जाते हैं। उनके जो इनसाइड होता है, जो भी पदार्थ होता है उसको कई बार डाइजेस्ट कर जाता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, आत्महत्या की थैली, सुसाइड बैग भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। पहले इसमें से क्वेश्चन आए हैं कि सुसाइड बैग किसे कहा जाता है। तो सुसाइड बैग किससे कहा जाता है, आत्महत्या की थैली किससे कहते हैं, लाइसोसोम को। क्लियर है। इनका प्रधान कार्य क्या है, अंतरकोशिकीय पाचन। इसका वर्क क्या है, इंटरसेल्युलर डाइजेशन का काम जो होता है, सेल के अंदर जो डाइजेशन का प्रोसेस तो हो रहा है वो किसके द्वारा होता है, वो होता है लाइसोसोम में। क्लियर है। और वैसे नॉर्मली पाचन का काम कहाँ होता है, बॉडी में कुछ अंग है ना पाचन के, कौन कौन से हैं जहाँ पे डाइजेशन होता है। सर ये माइक्रोकॉन्ड्रिया में। नहीं, मतलब वैसे अगर हम अंगों की बात करें, सिस्टम की बात करें, ये तो सेल्स की डाइजेशन होगी। डाइजेशन दो तरीके की है ना, एक सेल्स में भी हो रही है और एक तो स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल सर इंटेस्टाइन, छोटी इनमें आंत तो में, डाइजेशन हो रही है। एक तो हमारे मतलब स्मॉल मुंह में होते इंटेस्टाइन। हैं, मुंह में होते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। यस, हम डायरेक्टली नहीं कह सकते इसमें होता है क्योंकि काफी जगह से होके जाता है ना, तो मोस्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन का प्रोसेस होता है। क्लियर है। तो दो डाइजेशन हो गए, राइट। सर एक जो स्टार्ट तो माउथ से हो जाता है और सर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में फिनिश हो जाता है, प्रॉपरली वहां होता है जाके। यस
जो एब्जॉर्प्शन का काम होता है वो कहाँ पे होता है? वो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में, जो बचे हुए होते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। क्लियर है? यस सर। तो यहाँ पे हमने जो देखा वो किसमें देखा? जो सेल के अंदर डाइजेशन हो रहा है वो किसमें हो रहा है? लाइसोसोम में। क्लियर हुआ? उसके बाद जो क्षतिग्रस्त यस कोशिका सर। होती है, जो डेड सेल्स होती है, उसको भी लाइसोसोम क्या करता है? डाइजेस्ट कर लेता है। क्लियर है? और अगर ये डेड सेल, अगर ये डाइजेस्ट ना हो तो क्या होगा? सर डेड सेल तो लाइवोसोम में ही जाके खत्म हो जाते हैं, इसीलिए तो इसको सुसाइड बैग कहते हैं। अगर लाइसोसोम वर्क ना कर रहा हो तो फिर उस डेड सेल से क्या होगा? कैंसर। समझ आया? नहीं सर, वो डेड सेल शायद जो एक्टिव लिविंग सेल है उनको खाना शुरू कर देंगी। डेड सेल किसी को नहीं खा सकता है। डेड सेल अगर इकट्ठा होती है, कई बार आपने देखा है किसी का अंग काटना पड़ता है, क्यों? ठीक है, डेड इन्फेक्शन सर। होता है। हाँ, डेड तकलीफ हो जाता है। रहेगा तो वो अंग तो खराब हो जाएगा ना। जिस भी अंग में डेड सेल जमा होता रहेगा वो अंग वर्क करेगा क्या? बॉडी पार्ट वर्क करेगा? क्योंकि बॉडी पार्ट वर्क क्यों कर रहा है? लिविंग सेल की वजह से ना। लिविंग सेल में यस सर। function हो रहा है तभी तो वर्क कर रहा है। लेकिन डेड सेल में तो फंक्शन ही नहीं है, खत्म हो गया। तो वो तो सड़ना स्टार्ट होगा ना जहाँ पे भी रुकेगा। सर वहां फिर ब्लड और ऑक्सीजन भी की भी सप्लाई रुक जाएगी। रुक जाएगी, क्यों? क्योंकि डेड सेल में होगा ही नहीं। हम्म। क्लियर हुआ? तो तो जो ना ये होता है, क्षतिग्रस्त कोशिका होती है, वो क्या करता है? लाइसोसोम उसको डाइजेस्ट कर लेता है। जो श्वेत रक्त कोशिकाओं में या ऐसे एंजाइम उत्पन्न करता है जो सूक्ष्म जीवों को पचा जाते हैं। अब समझ आया आपका इम्यूनिटी सिस्टम कहाँ से वर्क कर रहा है? राइट? जो व्हाइट ब्लड सेल्स है उसमें एंजाइम कौन क्रिएट कर रहा है? एंजाइम एंजाइम कौन सी क्रिएट कर रहा है? लाइसोसोम। क्लियर है? और आपको पता है ना व्हाइट सेल्स, इसका काम क्या है व्हाइट ब्लड सेल्स का? इम्यूनिटी को बनाए रखना। सर प्रतिरोधक डिजीज से। क्षमता बढ़ाना। हाँ। हाँ जी। आपके इम्यूनिटी रोग सिस्टम को इम्प्रूव प्रतिरोधक कर होती हैं सर ये। दिया। और वो कैसे होती है? उसको एंजाइम कौन प्रोवाइड कर रहा है? लाइसोसोम। लाइजोसोम। जिसके कारण वो क्या करता है? व्हाइट ब्लड सेल्स, जो सूक्ष्म जीव है, जो छोटे छोटे जो वायरस और बैक्टीरियाज है, उसको क्या करता है? डाइजेस्ट कर जाता है। फाइगोसाइटोसिस, जो जीवाणु भक्षण होता है, लाइसोसोम की एक अद्भुत एवं विलक्षण क्रिया है। राइबोसोम छोटा सा है, देख लेते हैं, बाकी हम लोग फिर सेंट्रोसोम से कल आगे शुरू करेंगे। ठीक है? राइबोसोम क्या है? राइबोसोम स्वभावतः क्या है? राइबो न्यूक्लिक प्रोटीन ही है, तथा ये समस्त साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव में एकाकी अथवा समूहों में बिखरे रहते हैं। किसमें रहते हैं? साइटोप्लाज्म में। राइजोसोम, राइबोसोम जो है वो क्या करता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए से भरपूर होते हैं, तथा समस्त कोशिका का 60% प्रोटीन इन्हीं में रहता है। प्रोटीन कहाँ रहता है? मोस्टली 60%। सेल का 60% प्रोटीन कहाँ होता है? राइबोसोम में। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस से क्या संबंधित है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। यहाँ पे आपके दो क्वेश्चन क्लियर हुए हैं। कौन कौन से? एक तो आत्महत्या की थैली, सुसाइड बैग किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। क्लियर है? और प्रोटीन की फैक्ट्री की किसे कहा जाता है? राइबोसोम। कंफ्यूज नहीं होंगे दोनों, लाइसोसोम और राइबोसोम। मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि आपको जितना इजी में बताया जाओ और पॉइंट टू पॉइंट बताया जाए। क्लियर है? जिसको आपको जानना चाहिए और जिसमें से क्वेश्चंस बनते हैं, और ये आगे भी आपको बिल्कुल इजी काम आने वाला है। ऐसा टफ नहीं करना है। ठीक है? एनाटॉमी फिजियोलॉजी टफ नहीं है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी कभी भी साइंस का नहीं रहा है, तो ये ध्यान रखिए। सर राइट? हम लोगों को और ये इसकी आप पीडीएफ पूरी मिल जाएंगी आज?
सारी पीडीएफ एक ही साथ मिल जाएगी, पूरा एक ही में।